अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जाते जाते कौन सा अपना गंद साफ़ करने की कोशिश में हैं और क्या जितना उन्होंने गंद फैलाया है वो साफ़ करने में कामयाब होंगे भी या नहीं। और फिर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्या मजबूरी पड़ी कि उन्होंने शंघाई तावन तंजीम के बावजूद 15 अक्टूबर की कॉल दे दी इस्लामाबाद पहुँचने की। और क्या ये एक फेक कॉल है या वाकई इसके पीछे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होने वाली लड़ाई के कुछ किस्से कहानियाँ हैं। और फिर ये भी बात करेंगे कि आइनी तरमीम के हवाले से ये फेडरल गवर्नमेंट या इनके सरपरस्त पिंडी वाले हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक अंधी हो चुकी है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से MNA को किस किस तरह दबाव में लाने की कोशिश की है, वो उनके खिलाफ जुल्म सितम का नया सिलसिला कौन सा उन्होंने शुरू कर रखा है। और फिर ये कि जिन MNAs को अप्रोच किया जा रहा है उन्हें कहा जा रहा है कि सिर्फ एक वोट ही तो है, इस पर बात करेंगे कि ये एक वोट नहीं, ये इमरान खान के डेथ वारंट पे दस्तखत करने की बात है, ये पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने की बात है और ये पाकिस्तान के टोटे टोटे करने की बात है, ये पाकिस्तान को उसके एटमी असासाजात से महरूम करने की बात है, ये सिर्फ एक वोट की बात नहीं है। और आज के व्लॉग में ये भी बात करेंगे कि आइनी अदालत के मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसके अंदर कौन सी उनकी 2 नंबरी नहीं बल्कि 10 नंबरी है। और वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इसमें क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं। और फिर अगर वक्त बचा तो ये भी बात करेंगे कि आइनी तरमीम के असरात के हवाले से नामवर कानूनदान आसमा जहांगीर की साहबजादी मुनीज़ जहांगीर किन नामवर शख्सियात के साथ मिलकर इस पे एक नया मज़ामती सिलसिला शुरू करने वाली हैं और उन्हें किस किस पार्टी के किस किस बंदे की हमायत हासिल होगी। और आज के व्लॉग में ये भी बात करेंगे कि मुराद सईद को क्यों खुल के सामने आना पड़ा और मुराद सईद की अगर बात ना मानी गई तो फिर इस मुल्क में क्या होगा। और शाहीन सहबाई साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें अपने एक दरीना साथी सहाफ़ी के खिलाफ न्याम से तलवार निकल कर आना पड़ा उन्हें। और उनकी उस ट्वीट का भी जिक्र करेंगे जिसका इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ती हल्कों में बड़ा चर्चा है। और आपको ये भी बताएंगे कि कराची वाले भूल गए थे कि ये सब कुछ शायद KPK और बलूचिस्तान में हो रहा है। उन्हें बताया गया है कि नहीं, आप भी नामालूम अफराद और नकाब पोशों की पहुंच से अब दूर नहीं। वो क्या किस्सा है। और फिर अगर वक्त बचा तो मोहसिन नकवी की बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसने किस पस्ती पर पहुंचा दिया है। और ये भी बात करेंगे कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को महंगाई की जिस चक्की में पीसने का सिलसिला है उसे मजीद आगे बढ़ाते हुए पेट्रोल पंप के मालकान को क्या थपकी दी है। और आपसे गुजारिश कि आपने अगर अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हमारी ये वीडियो या हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आउट गोइंग चीफ जस्टिस, जिनके फेयरवेल रेफरेंस के भी नोटिफिकेशन हो चुके हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले इशाया भी देना चाहते हैं उनकी रुखसती से एक रात पहले, उसके भी दावतनामे बढ़ चुके हैं। लेकिन काजी साहब हैं कि वो अभी भी बज़िद हैं, वो अपने आप को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर मुसल्लत देखना चाहते हैं और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। और जिस तरह मैं गुज़श्ता अपने कई व्लॉग से कह रहा हूँ कि काजी साहब के साथ बहुत बड़ा प्रैंक होना है, काजी साहब को पता चलना है 25 तारीख को कि वो काजी साहब कुछ और थे जिनको सब खुशी खुशी उनकी हर किस्म की सियासी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते थे लोग। लेकिन काजी साहब को ये मालूम नहीं था कि उन्हें तो शायद उनके घर वाले भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। घर वालों से मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हर वक्त उनके पास उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ बैठ के साजिशें तैयार करते हैं। लेकिन चूँकि पिंडी वाले खुश नहीं, पिंडी वाले कहते हैं ये इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, इसका कुछ पता नहीं कि किस वक्त ये वापस अपने पुराने बयानिए पे चले जाए। जो फैज़ाबाद धरने के मामले में मिलिट्री कोर्ट के हवाले से और बाकी हर उस मौके पे जहाँ और फिर मारगला हिल्स की पहाड़ियों पे हमारे मिलिट्री वालों के मुबैना कब्ज़े के हवाले से वो अपनी मुख्तलिफ रंग बदल चुका है। ऐसे बंदे पे इतवार करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ख़ुसूसन उन हालात में जब नए आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कायदे कानून के अंदर रहते हुए पिंडी वालों से भी तावन करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ कुछ हौसला देते रहेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में एक ऐसे बंदे को मुसलसल मुसल्लत रखने का क्या फ़ायदा जिसका कुछ पता नहीं कि ये सुबह क्या है, दोपहर क्या है और शाम को क्या है। लेकिन काजी साहब जिस तरह उन्होंने अपील लगा ली बल्ले वाले निशान की, और उस बल्ले वाले अपील के निशान के जब अहमद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतासरा फरीक के वकील हैं उन्होंने कहा मैं दस्तयाब नहीं हूँ, इसके बावजूद काजी साहब ने पूरी कोशिश की कि अगर उनके साथ बैठे हुए जस्टिस मुसर्रत हलाली तो उनके साथ थी, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर अगर साथ देते तो शायद काजी साहब आज ही इस मामले को आगे बढ़ा देते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नई तारीख दे देते। अब 21 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है और 21 के बाद फिर 22, 23, 24 3 ही दिन होंगे काजी साहब के पास
देखते हैं कि 21 से लेकर 24 तक काजी साहब क्या करते हैं। लेकिन आज मुख्तसर समाअत के दौरान काजी साहब ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हामिद खान पे भी अपना गुस्सा निकाला और सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को भी उन्होंने मुसलसल कचौके लगाए। वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अरसे चीफ जस्टिस के दौरान जितना गंद फैलाया है उस गंद को साफ करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब ने मुख्तर वक्त में गंद इतना फैला दिया है कि वो कोशिश भी करते रहें तो शायद साल हा साल तक पाकिस्तान की आला अदलिया काजी साहब का फैलाया हुआ गंद साफ करने में कामयाब ना हो। लेकिन काजी साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि काजी साहब जो रवायत छोड़े जा रहे हैं कि मामला कुछ और होता है, इस दौरान वो रिमार्क्स के ज़रिए अपना गुस्सा उमर अता बंदियाल पे भी निकाल लेते हैं, जस्टिस एजाजुल हसन पे भी, मंसूर अली शाह साहब पे भी और जस्टिस मुनीब अख्तर पे भी। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। काजी साहब ये जो रवायत छोड़ के जा रहे हैं, 25 को जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अगर काजी साहब की इसी रवायत पर अमल करते हुए काजी साहब पे तबर्रे भेजना शुरू कर दें तो फिर काजी साहब का क्या होगा। लेकिन उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं। उन्हें यह तो यकीन है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे और दुनिया के किसी कोने में जहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी क्रस्टीज डोनट के सेल्समैन की तरह के नौजवान उन्हें वहाँ भी उनकी अवभगत जारी रखेंगे। अब आते हैं इस्लामाबाद के हसास तरीन मामले पे। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा 15 अक्टूबर की कॉल डी चौक की क्यों दी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही है वहाँ उन्हें इस बात का एहसास हो गया है। आपस में इनके काफ़ी दस्तो गिरबान हो रहे हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन और ये इख्तलाफ राय हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इन दिनों ज़्यादा एक्टिव है पॉलिटिकली तो उनकी बातें बाहर भी ज़्यादा आ जाती हैं और वहाँ बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं और हर बंदा दूसरे बंदे को शक की नज़र से देख रहा है। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इतना काम किया है इन लोगों पे, एक एक बंदे पे फिर सब एक दूसरे की नज़र में मशकूक हो चुके हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑन ग्राउंड दस्तयाब क़यादत जो है उनकी खामोशी, ख़ुसूसन इमरान खान के साथ जब मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई उस पर उनकी खामोशी, इमरान खान की बहनों को अरेस्ट कर लिया गया गैर ज़रूरी तौर पर, उस पर उनकी उस तरह काविशें नहीं कर रहे जिस तरह वो करनी चाहिए थी। फिर अली अमीन गंडापुर जिस तरह डी चौक या चाइना चौक पहुंचे, चाइना चौक से गायब हुए, फिर उन्होंने शावर में जाके जब एक दिन तकरीर की, दूसरे दिन तकरीर की, फिर जिरगा के लिए वो सहूलत कार बने फेडरल गवर्नमेंट के, अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ये सब कुछ वो क्या पाकिस्तान की कौम को बता नहीं सकते और अपने कारकुनान को बता नहीं सकते कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, एतमाद में लेकर नहीं कर सकते थे, या अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको उसको अहमियत दे सकते, या इस सारे मामले में कहते हैं कि आप इमरान खान से मुझे गारंटी दें, इमरान खान मुझे कहे तो मैं करूँगा। इमरान खान को उन्होंने इस मामले में ज़ेर बहस लाना क्यों नहीं ज़रूरी समझा। इस सारे तनाज़र में जब इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और मुलाकातों पे पाबंदी पे हर कोई बात कर रहा है और मुलाकात कराई जाए इस पर हर कोई बात कर रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा गवर्नमेंट से। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब चैलेंज भी किया गया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ज़बरदस्ती इमरान खान का हर केस अपने पास ही लगा लेते हैं। उनसे किसी ने ये नहीं कहा कि ये बताया जाए कि इमरान खान ने अब हालिया दिनों में कौन सा ऐसा काम किया है कि उनकी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए। वो कौन से इस तरह की किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं और वो जब हुकूमत की तहवील में है, हुकूमत के पास हैं, तो वो उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिनकी 24 घंटे निगरानी भी आप कर रहे हैं कि उन पर आप उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दें। किस आइन कानून की किस शिक के तहत कौन सा पहाड़ तोड़ दिया उन्होंने जेल में रहते हुए कि उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। उनकी 2 बहनों को उठा लिया गया है, तीसरी बहन उनकी नौरीन साहबा ने अपील की और उस पर जस्टिस आमर फारूक ने कमाल फैसला सुनाया। उन्होंने कहा अच्छा जब ये छुट्टियां ख़त्म हो जाएं तो इनकी मुलाकात करा दी जाए। छुट्टियों तक की तो मुलाकात पर पाबंदी है, 18 तक तो मुलाकात की पाबंदी बज़ाहिर बताई जाती है और इसे वो एक्सटेंड भी कर लेंगे। क्यों? कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की सियासी हिकमत अमली को वक्ती तौर पर पास किया जाए, उसे रोका जाए और इस दौरान पार्टी के अंदर अफरा तफरी डाल के इनको आपस में एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान करके कन्फ्यूजन क्रिएट करके और इनकी जितनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसे कंट्रोल करके हम आइनी तरमीम आनन फ़नन प्रूव करा लें। ये एक वजह है। दूसरी वजह कि जब अली अमीन गंडापुर को मजबूर किया गया और इमरान खान से भी रब्ता करके कहा गया कि आप कॉल ऑफ कर दें, तो उस दौरान अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद इमरान खान को मैन हैंडल किया गया है, इमरान खान के साथ सख्ती की गई है और अब ये इमरान खान को सामने नहीं ला रहे, क्योंकि सामने लाएंगे तो इमरान खान बोलेंगे और इमरान खान बोलेंगे तो फिर इनकी आइनी तरमीम वगैरह ये सब कुछ वही कुछ हो जाएंगी जो शेर अफजल मरवत कहते हैं। अब आइनी तरमीम पास कराने के लिए ये गवर्नमेंट एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उसमें आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी जिसको कहा गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा अगर आप इस इम्तिहान में पास हो गए, वो कोई कसर बाकी उठा नहीं रख रहे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल था, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल था। कौन से मैनिफेस्टो में? वो जो 6 इलेक्शन जो 12 साल पहले हमारा मैनिफेस्टो था। भाई 2007-8 में अगर आपके मैनिफेस्टो में ये था भी
तो आप 2024 तक सोए क्यों रहे? इस दौरान आप हुकूमत में भी रहे, और जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस वक्त ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और उस वक्त के जज साहबान से डर गए थे, और इन्हें पता था कि अगर ये सब कुछ किया, वफाकी आईनी अदालत बनाई और उसमें फिर हमारे साथ क्या होगा, उस वजह से ये डर गए। अब ये समझते हैं कि शायद हमारी मर्जी का माहौल है, साजगार माहौल है, और साजगार माहौल भी किस तरह है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई बाहर से देखे तो वो यही समझेगा कि पाकिस्तान में गैंगस्टर्स की हुकूमत है। एक गैंगस्टर सदर पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है ईवान सदर में, एक गैंगस्टर पिंडी में बैठा हुआ है, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी गैंगस्टर ही चाहिए, और वो काजी फायज ईसा साहब जैसा गैंगस्टर चाहिए कि जहां हर किस्म की 2 नंबरी, हर किस्म की 10 नंबरी, हर किस्म की डठाई, बेशर्मी की तवक्को की जा सके, और काजी साहब उस मेयार पर पूरे उतरते हैं। इसलिए वो काजी साहब को घर नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत बनाई जाए और वहाँ काजी साहब को बिठा के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, और फिर सारे आईनी मामला, सारे सियासी मामला काजी साहब के पास हों। काजी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगवाई जाए। इन आईनी तरमीम में ये भी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसीज सिक्योरिटी का इशू बना के किसी भी बंदे को कहीं से भी कभी भी उठा सकते हैं और लामहदूद मुद्दत तक उसे अपने पास ज़ेरे हिरासत रख सकते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये वो करना चाहते हैं। इसका मतलब है ये जो आईनी तरमीम करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बैन करना ही इन्होंने करना है, और PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को सिर्फ इब्तदाई तौर पर एक माहौल बनाने के लिए किया गया है, और उन्हें बाद में फिर बहाल भी कर देंगे अगर चाहेंगे तो। लेकिन PTI को इन्होंने बैन भी करना है, और ये इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल करके इमरान खान को इंतहाई सज़ा जो पाकिस्तान के आइन कानून में कहीं मौजूद है, वो इंतहाई सज़ा तक लेके जाना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो इतलात आई हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन MNAs को अप्रोच किया गया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI की तरफ से, उन्हें कहा गया है कि ये सिर्फ एक वोट का ही तो मामला है। मुबीन आरिफ जट गुजरांवाला से MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुर्रम दस्तगीर को उन्होंने हराया था। उनके ख़ानदान को दरबदर कर दिया गया है, उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई है, उनका फार्म हाउस बंद कर दिया गया है, और अब उनके बच्चे, उनके अहले खाना दरबदर हैं। उन्हें अप्रोच करके कहा गया है, मुबीन आरिफ जट खुद जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रुपोश हैं, उन्हें कहा गया है कि सिर्फ एक वोट ही की तो बात है, आप वोट दे दें, उसके बाद आपकी मुकम्मल टेक केयर की जाएगी, आप MNA भी रहेंगे, अगर नया लोग हैं तो दोबारा आपको बतौर आज़ाद MNA आपको जितवाया जाएगा, और आपको करोड़ों अरबों में आपको फंड्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कैश चाहिए वो भी मिल जाएगी, और जो कुछ भी आपको चाहिए वजारत दी जाएगी। आपके ख़ानदान के लोगों को वुमेन सीटों पे एडजस्ट किया जाए, हर किस्म का लालच दिया गया और कहा एक वोट ही की तो बात है। इसी तरह ब्रिगेडियर असलम गुमन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, लाहौर में उनका घर है, बेसिकली तो वो सियालकोट वाली साइड से हैं, लेकिन लाहौर में उनका घर है। उनके घर को गुज़श्ता 24 घंटे से कॉर्डन ऑफ किया गया है। वो अंदर से मैसेजेस भेज रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सहाफ़ियों को कि मैं अभी तक इमरान खान के साथ हूँ, मेरा कारोबार तबाह कर दिया गया है, मेरे घर वालों को दरबदर कर दिया गया है, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ, और अगर ये मुझे ज़बरदस्ती उठा के भी ले गए तो मैं असेंबली के अंदर भी जाके फिर इमरान खान का नारा लगा के अपोजिशन के अरकान के साथ आ मिलूँगा। अब ये इस हद तक इंतजाम अगर किए गए हैं, और फिर एक जावेद बड़ाइच एक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घर पर रेड किया गया है, और पता नहीं किस किस को किस अंदाज में तंग कर रहे हैं। अब ये जो खुर्रम दस्तगीर को जिस बंदे ने हराया है, मुबीन आरिफ जट, उससे जब कहा गया कि सिर्फ एक वोट ही की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनको अप्रोच किया गया वो भी ये समझते हैं, पाकिस्तान भर के अवाम भी ये बात समझ लें कि ये सिर्फ एक वोट की बात नहीं है। ये एक वोट जो अभी देना है इन आईनी तरामीम में, ये बेसिकली इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान के डेथ वारंट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। आप ये सिर्फ एक वोट नहीं डाल रहे, आप ये आज़ादी दे रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी को जब चाहें जहां से चाहें उठा लें, और जब तक चाहें अपने ज़ेरे हिरासत रखें, और जब चाहें जिस मुकदमे में उसे मुलव्वस करके अपना ही उसे मिलिट्री ट्रायल करके उसे जो चाहें सज़ा दे दें। अब अगर आप इस हद तक जाना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA या पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs भी, वो भी देख लें कि वो क्या कर रहे हैं इन आईनी तरामीम के ज़रिए। बेसिकली अगर आप इमरान खान को के फांसी के फंदे तक लेके जाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को इस हद तक कि उसके मकबूल तरीन लीडर को फांसी के फंदे तक आपने लेके जाना है, तो फिर इमेजिन करें कि फिर पाकिस्तान का क्या होगा। हमारी KPK के नौजवान और पाकिस्तान भर के नौजवान, क्या वो फिर गन नहीं उठाएंगे? क्या ऐसे ही माहौल में फिर अल-जुल्फ़कार जैसी तंजीमें नहीं बनती? ये बातें कड़वी लग रही हैं, ये मुश्किल लग रहा है ये सुनना, ये बातें आपकी कुव्वत समात पे ग्रां गुजर रही होंगी, लेकिन वक्त से पहले अगर ये बातें कर ली जाएं तो शायद इनका सद्जवाब हो जाए।
लेकिन कल तक अगर पानी सर से गुजर गया और हमारे नौजवानों ने गन उठा ली तो फिर क्या होगा? ये मुल्क टोटे टोटे होगा, अल्लाह ना करे। ये मुल्क को डिसइंटीग्रेट करने की बात होगी, ये लोगों को कौमियतों में बांटने की बात होगी। और फिर अगर मुल्क भर में ऐसे माहौल में सिविल वार का सा माहौल हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इंटरनेशनल इंटरवेंशन होगी और अमेरिका तैयार बैठा है, क्योंकि वो चाइना को यहाँ से भगाना चाहता है और ख़ुद यहाँ आके अपने कैंप ऑफिस के तौर पर पाकिस्तान को अपने एक ग़ुलाम मुल्क और एक ग़ुलाम कौम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर अमेरिका आ गया और यहाँ सिविल वार की सी सूरत हाल हुई तो फिर ये जो हम एटमी बम का इतना फ़ख्र करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास एटमी कुव्वत है, हम ये एटमी कुव्वत भी हम अल्लाह ना करे ये भी हमारे हाथ से वो छीन लेंगे, ये तमाम एटमी असासाजात भी। तो ये एक बड़ा प्लान है अमेरिका का, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, और हमारे आज के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह जनरल आसिम मलिक साहब और उनके आगे हरकारे आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, ये सारे उनके हरकारे साबित होंगे आज अगर इस मामले को यहाँ ना रोका गया तो। नाज़रीन, बातें तो और भी बहुत सी हैं लेकिन ये व्लॉग लंबा हो रहा है, इसको यहाँ ही ख़त्म करते हैं। दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।